हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों PYQ सीरीज़ 5 का लेक्चर नंबर 3, और जिसमें कि टोटल 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी हम जो कि परमार सर का जो डिजिटल नोट्स हैं उससे हम ये कर रहे हैं, और ये पार्ट 5 ही है जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स 2025 के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स रहेंगे, चाहे से वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CP हो, कोई भी SSC का एग्ज़ाम हो। इवन तो रेलवे के लिए भी ये थोड़ा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला होगा। तो चलिए, इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, लेक्चर नंबर 1 और 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारी चैनल पर, आप जाके देख लेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 3 पे मूव करेंगे, और चाहे तो आप लेक्चर नंबर 3 की जो लिंक है आपको लेक्चर 2 के नीचे मिल जाएगी फिर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और अगर आपको ये डिजिटल नोट्स पूरे चाहिए हैं, आपको मतलब इनको PDF चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको जाके डाउनलोड कर सकेंगे। किस तरीके से करना है वहाँ पर आगे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम माय चैनल। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो अनुच्छेद नंबर 1 जो है मतलब संविधान का भाग 1, जिसमें कि अनुच्छेद 1 से 4 तक आपको देखने को मिलता है संविधान का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो लागू संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, कि लागू होने के समय भारतीय संविधान जो हमारा था इसमें 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में आपको 25 आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे, भाग देखने को मिलेंगे। इसकी कि भाग 1 में आपका ये अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है, जो कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। फिर जब लागू हुआ था उस समय अनुच्छेद थे 395। इस समय आपको याद नहीं रखना है, लगभग 448 से भी ऊपर निकल चुके हैं ये। अनुसूचियों की बात करते हैं तो जो आपकी अनुसूचियाँ थी वो 8 थी, और इस समय जो आपकी अनुसूचियाँ हैं वो कितनी है, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ देखने को मिलेंगी संविधान में। बात करते हैं भाग 1 की। तो भाग 1 जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता दी गई है, सिटीजनशिप्स, जो कि हमने UK से ग्रहण की है, मतलब यूनाइटेड किंगडम से। और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपको नागरिकता देखने को मिलेगी, सिटीजनशिप्स देखने को मिलेगी। आगे हम बात कर लेते हैं 5वें संविधान संशोधन की। तो राष्ट्रपति को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में बदलाव से जुड़े प्रस्तावित केंद्रीय कानून पर अपने विचार देने के लिए समय सीमा तय करने का अधिकार मिला है। ये संविधान का 5वां संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है वहाँ पर, कि राष्ट्रपति को ये सब अधिकार मिले हैं। अब आगे यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया गया है कि पार्ट 1 में आपका संविधान के भाग 1 में, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है, इसमें आपको संघ और राज्य क्षेत्र जो है मतलब यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया, जिसमें कि भाग 1 से संबंधित है। भाग 1 के अंतर्गत आपको अनुच्छेद 4 तक आता है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 आपका दिया गया है। अब हम आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं कि 1 से लेकर 4 तक जो भाग 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल दिए गए हैं भाग 1 में। तो आर्टिकल 1 क्या है, अनुच्छेद 1 क्या है, तो फर्स्ट जो है ये कहता है इंडिया अर्थात भारत। ये लिखा हुआ है ऑलरेडी संविधान के अंदर कि इंडिया अर्थात भारत, जिसका मतलब है राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो इंडिया अर्थात भारत जो है वो क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है। तो पहली चीज़ बता रहा है कि भारत जो है वो किसी राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है, और भारत संघ से अलग होने का किसी राज्य को कोई अधिकार नहीं है। मतलब भारत से कोई राज्य चाहे भी तो अलग नहीं हो सकता। जैसे असम चाह रहा था उस समय, हैदराबाद का मन था हम अलग हो जाएंगे, तो कोई भी अलग नहीं हो सका। ठीक है, USA में क्या होता है कि अलग राज्य हो सकते हैं, USA में राज्य अलग हो सकते हैं, मतलब अपने आप को अलग घोषित कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश या कोई भी राज्य की बात करें, ये इंडिया के अंदर ही रहेगा। ये नहीं कह सकता मैं अलग से एक राज्य हूँ मैप पर, नहीं। आप कहोगे कि भारत देश के अंदर आता है। भारत में राज्य टूट सकते हैं लेकिन उनका संघ नहीं। जैसे कि उत्तर प्रदेश से हमने उत्तराखंड अलग किया तो संघ ये टूट सकता है ना। छत्तीस और बिहार, यहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और झारखंड को अलग किया हमने, ये वाले राज्यों को। इसी तरीके से आपको ये गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन है, यहाँ से गुजरात से महाराष्ट्र अलग किया गया है। तो ये सभी राज्यों को हम सिर्फ इनको तोड़ सकते हैं, लेकिन संघ इनके नहीं टूटेंगे।
चलिए अनुच्छेद 2 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, जब आप कोई नए राज्य बनाने जा रहे हो तो नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में देखने को मिलेगा, जहाँ पर संसद निर्विधानों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। ठीक है, अब नए राज्य तो हमने बना लिए हैं, लेकिन नए राज्यों को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या होगा कि इन राज्यों के निर्माण व पुराने राज्यों के क्षेत्रफल या सीमा में या नाम में परिवर्तन करने का पूरा पूरा अधिकार है संविधान को। ठीक है, तो जो भी नए राज्य आप आर्टिकल 2 के अंतर्गत बनाएंगे उनमें उनकी सीमा को कम या ज़्यादा करना है या उनके राज्य का नाम बदलना है, जैसे कि अपने योगी जी बदलने जाते हैं कहीं कहीं हर जगह के नाम, तो यहाँ पर ये अनुच्छेद 3 में दिया गया है। आगे क्वेश्चन में और भी पॉइंट दिए गए हैं कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर किसी भी राज्य में एक उसका क्षेत्रफल या अलग या परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब 2 राज्यों को हम मर्ज भी कर सकते हैं और साथ में उन्हें अलग भी कर सकते हैं, एक राज्य को 1 से 2 भी बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, ये हमारे संविधान में उल्लेखित है। किसी भी राज्य की सीमा या नाम परिवर्तन भी कर सकते हैं। यह संसद राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही कर सकता है। कौन? संसद। ठीक है, हमारा जो संसद है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो ये पूरा कर सकती है संविधान सदन, संसद। ठीक, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर ये जो जितना भी काम यहाँ पर करना है, कम करना, ज़्यादा करना या नाम बदलना कर सकता है, लेकिन कोई राज्य नहीं कर सकता है, ऐसा किसी राज्य के हाथ में नहीं है करने को। अनुच्छेद 4 के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 4 दिया गया है कि अनुच्छेद 2 जो कि नए राज्यों का किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 जो है किसी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो संसद ये दोनों काम करती है। तो अनुसूची यहाँ पर देखो दिया गया है कि 1-4 में परिवर्तन है। ठीक है, अनुसूची 1-4 में परिवर्तन है। अब देखो संसद के बारे में बात करते हैं, तो संसद जो है इन दोनों चीज़ों को करता है। ठीक है, तो ऐसा संसद केवल साधारण बहुमत से कर सकती है। ये अनुच्छेद 4 बताता है कि ये जो कर रहा है ना संसद, राज्यों को बनाना, उनके नाम में परिवर्तन करना, ऐसा सिर्फ कैसे कर सकता है? केवल साधारण बहुमत से संसद कर सकता है। इसलिए संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए हम साधारण बहुमत के द्वारा ऐसा कर सकते हैं, राज्यों के नाम में फेरबदल, जो कि 2/3 सदस्य जो होंगे इसमें उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य होंगे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की दोस्तों। तो 2 दिया गया आपके सामने। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जरा पढ़ेंगे और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, पहला स्टेटमेंट, यदि भी भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन संघ जैसा शब्द जो है संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसने पूछा गलत बताना है, ये तो सही है, संघ जैसा शब्द कहीं उल्लेखित नहीं है संविधान के अंतर्गत। दूसरा है, यदि संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि संसद कानून द्वारा नए राज्य बना सकती है, नहीं, ये तो किस में दिया गया है? आर्टिकल 2 में दिया गया नए राज्य बनाना। ठीक है, आर्टिकल 3 में दिया गया उनके नाम में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये तो हो नहीं सकता है, तो दूसरा गलत हो गया, ये आर्टिकल 5 में नहीं है। 5 से 11 तक तो नागरिकता है। तीसरा है कि संघ सूची के विषय पर प्रत्येक राज्य, अब देखो संघ यहाँ बड़ा वर्ड लगा हुआ फिर भी कह रहा है राज्य, और संघ की जो सूची होती है उस पर सिर्फ सेंट्रल का ही हक है, किसी राज्य का नहीं, तो यहाँ तीसरा भी गलत है। चौथा देख लेते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून पारित कर सकते हैं, तो ये सही है कि संसद और राज्य जो है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है, इस पर दोनों लोग काम कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था गलत कौन सा है, तो गलत हमारे कौन से होंगे? दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी, दूसरा और तीसरा। अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की 7th शेड्यूल की। तो 7th शेड्यूल जो 7वीं अनुसूची है इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूची के बारे में दिया गया है। ठीक है, संघ सूची में क्या क्या आएगा? रक्षा मतलब डिफेंस, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रा, विदेशी मुद्दे जो हैं आपके फॉरेन अफेयर्स, और कम्युनिकेशन मतलब संचार, ये सब संघ सूची में दिया जाता है जो कि यूनियन लिस्ट में आता है। अब आता है स्टेट लिस्ट।
तो स्टेट लिस्ट में आपकी पुलिस हुई, कृषि हुआ, व्यापार हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ये सब आपको राज्य सूची में देखने को मिलेंगे। अब आती है कॉन्करेंट लिस्ट जो कि समवर्ती सूची है। इसमें आपको एजुकेशन, शिक्षा, फॉरेस्ट, वन, मापतौल, परिवार नियोजन और जनसंख्या, विवाह और अधिग्रहण, ये सब आपको समवर्ती सूची में देखने को मिलते हैं। अब समवर्ती सूची दोस्तों देखो हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 3 और चीज़ें ली गई हैं, क्या क्या? समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक, मतलब ज्वाइंट सिटिंग भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है। ये सब देखने को ऑस्ट्रेलिया से मिला है। भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों के संघ से अलग होने का कोई अधिकार भी नहीं है। इस बारे में आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 दिया गया है दोस्तों कि भारत संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? तो ये 1976 में किया गया है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना की बात कर रहा है, संविधान में नहीं, उसकी प्रस्तावना में। तो सबसे पहले 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसकी प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया है, जिसमें कि बेरुवारी यूनियन केस 1960 का देखने को मिला था, जो कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इन्होंने पहले कहा है ये बात। फिर केशवानंद भारती केस आया 1973 का, ये कहती है कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। देखो बेरुवारी कहते हैं यूनियन केस में कि 1960 में कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, लेकिन केशवानंद भारती जो केस था 1973 का, इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये केशवानंद भारती केस के द्वारा ही इस संविधान में की प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन, जो कि इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी संविधान बोलते हैं, जिसके द्वारा हमने समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े थे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। आगे देखते हैं। अब देखो मिनर्वा मिल्स आया, जो मिनर्वा मिल्स जो है 1960 का ये था। मिनर्वा मिल्स जो कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, इसने भी कहा है 1980 में। और LIC का मामला जो था वो 1995 का देखने को मिला है, LIC का मामला, ठीक है। ये भी कहता है कि संविधान का ही भाग है कौन? प्रस्तावना। तो मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का है, LIC मामला 1995 का दोस्तों है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि कौन सा पृथ्वी पर सबसे बड़ी क्रिस्टलीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल आपको ये दिया गया है। देखो 103 और 6 टाइम 0 ये दिया गया है, वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो ये जो है पृथ्वी पर एक ही सबसे बड़ी क्रिस्टलीय प्लेट है जिसका नाम है प्रशांत प्लेट, ठीक है, पैसिफिक प्लेट, जो कि सबसे बड़ी है। ये दक्षिण अमेरिका प्लेट जो कि मुख्य प्लेटों में सबसे छोटी है। पूछा जाता है कि मुख्य प्लेटें हैं उनमें सबसे छोटी प्लेट कौन सी होगी? तो उसका नाम है दक्षिण अमेरिका प्लेट, ठीक है। सबसे बड़ी प्लेटों में सबसे छोटी प्लेट का नाम है एक्चुअली में दक्षिण अमेरिका प्लेट, लेकिन सबसे बड़ी प्लेट जो है वो है क्या? प्रशांत प्लेट, ठीक है। अब इस टाइप से हमें अपने लिथोस्फीयर पर टोटल 7 मेजर आपको कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको माइनर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं उनके ज़रा नाम आप देख लेंगे यहाँ से कि ये दिया गया है। देखो नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सब प्लेट देखने को मिलेंगी। आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, यहाँ ये प्लेटों का कन्वर्जेंट दिया गया है, तो ज़रा इनको आप देख लेंगे PDF से, है ना, PDF में दिया गया, आप यहाँ से पढ़ लीजिए इस चीज़ को। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान या अनुशासन पृथ्वी की स्थलाकृतियों, विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो जो पृथ्वी की जो स्थलाकृति है इनकी विशेषता हम जियोमॉर्फोलॉजी में देखते हैं, जिसको भूगर्भीय विज्ञान कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होता है कि ऋतु विज्ञान एवं मौसम विज्ञान की गणना करता है। इस गणने को हम क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजिकल, ठीक है। और इथोलॉजी क्या है? इथोलॉजी मतलब है पशु व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, द स्टडी ऑफ द एनिमल बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड इथोलॉजी। और हम ऋतु और जब विज्ञान या मौसम का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 है दोस्तों, संरचनात्मक
भूविज्ञान किससे संबंधित है? तो संरचनात्मक भूविज्ञान जो है चट्टानी संरचनाओं के विकास का स्वरूप, वर्गीकरण तंत्र और कारण से संबंधित है। चट्टानियों की आयु जो है हम कार्बन डेटिंग से चट्टानों की आयु निकालते हैं, जबकि आप चट्टानों के अध्ययन को जो पेड़ वगैरह होते हैं उसको हम रेडियो डेटिंग से हम उसकी आयु निकालते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि चट्टानों की आयु हम किससे निकालते हैं? कार्बन डेटिंग से। और चट्टानों की जो अध्ययन है इसको हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पेट्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ द रॉक्स। ठीक है, रॉक्स का अध्ययन जो है वो पेट्रोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो से निकलने वाली नालियों में डैश दरवाजे थे और संभवतः रात में बंद कर दिए जाते थे ताकि आवारा या नकारात्मक तत्व उस रास्ते से शहर में प्रवेश ना कर सके। तो ये जो दरवाजे थे नालियों में वो लकड़ियों के दरवाजे लगे थे, किसमें? नालियों में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जहाँ पर विशाल स्नानागार मतलब ग्रेट बॉथ देखने को मिला है। विशाल स्नानागार जो कि है मोहनजोदड़ो में मिला है देखने को। यह गढ़ में स्थित था। निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था इसका। यह आयताकार बना था जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा देखने को मिला है हमें ग्रेट बाथ। मोर्टार और जिप्सम का प्रयोग करके जलरोधी बनाया गया था, मतलब इसमें जल को रोकने के लिए जलरोधी। चलिए अब हम बात करते हैं विशाल अन्नागार की और हड़प्पा का अन्नागार। तो विशाल अन्नागार जो आपको मतलब ग्रेट ग्रेनरी जो है वो मोहनजोदड़ो में आपको देखने को मिलेगी। ग्रेनरी, अन्न की कोठारी जिसको हम बोलते हैं, कोठरी। हड़प्पा का अन्नागार जो था, हड़प्पा में अलग ग्रेनरी देखने को मिली। देखो मोहनजोदड़ो में अलग ग्रेनरी है और हड़प्पा में अलग एक ग्रेनरी बनी हुई थी, अन्नागार, जहाँ पर 12 अन्नागार पाए गए हैं, जो कि 6 अन्नागार की 2 पंक्तियाँ पाई गई हैं हड़प्पा में। कुछ धार्मिक प्रथाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि टेराकोटा की मादा मूर्ति मिली है और जिन्हें भ्रूण से एक पेड़ जन्म ले रहा है। ये एक टेराकोटा की जो मूर्ति हमें देखने को मिली है, जहाँ के इनके पेट से एक पेड़ का जन्म हुआ है, मतलब माँ के पेट से। ये दिखा रहा है किस तरीके से जन्म होता है माँ के पेट से। पृथ्वी की पूजा एक देवी के रूप में की जाती थी उस समय पर। और यूनिकॉर्न की बात करते हैं तो एक सींग वाला हमें जो जानवर देखने को मिला है वो यूनिकॉर्न था। लिंग की बात करते हैं तो शिव के प्रतीक के रूप में पूजी जाने वाली शंखवाकार पत्थर की वस्तुएं देखने को मिली हैं, मतलब ये शिव भगवान की पूजा करते थे। प्राचीन शिव मोहर, पशुपति की मोहर देखने को मिली है यहाँ से। और क्या देखने को मिला है हड़प्पा सभ्यता से आपको? यहाँ पर मूर्ति देखने को मिली है जो कि नृत्य करती हुई त्रिभंग मुद्रा में मूर्ति मिली है देखने को, जो कि 10.5 मीटर की लंबी देखने को मिली है मूर्ति। ठीक है, जो कि डांसिंग गर्ल के नाम से जानते हैं इसको हम। और हमें सील देखने को मिली है पशुपति की, और ये हमारे जो मोदी जी देखने को मिले हैं, ये मेलोनी जी हैं तो बियर्डेड मैन है, ये देखने को मिले हैं बियर्डेड मैन। और ये भी यहाँ पर गॉडेस देखने को मिली हैं, जिनकी यहाँ पर ये जो भ्रूण दिखाया गया है कि जन्म लेते हुए, मतलब यहाँ पर पेड़ का उगना दिखाया गया है। यहाँ पर सील की बात करते हैं तो पशुपति की सील या मोहर देखने को मिली है, जहाँ पर प्रोटो शिवा बैठे हुए हैं और योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये जो नीचे दी गई है सील, ये जो है ये शिवा का रूप दिखाया गया कि ये यहाँ पर इस तरीके से शिवाजी बैठे हुए हैं, शिव जी बैठे हुए हैं। और बात करते हैं कि मोहर पे हमें उस क्या क्या देखने को मिला है, एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, क्यों याद रखेंगे? बैट RD, BET RD से याद रखो। ठीक है, तो भैंस, हाथी, शेर मतलब बफेलो, एलिफेंट, टाइगर प्लस RD से याद रखना है क्या? राइनो मतलब एक सींग वाला गेंडा, और D से डियर। ये सब देखने को मिले हैं। तो भैंस, एलिफेंट, हाथी, शेर, एक सींग वाला गेंडा और हिरन, ये सभी पशुपति की मोहर पर बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वेदों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्या? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो दोनों ही सत्य हैं। वेदों को श्रुति कहा जाता है और ऋग्वेद में 10 मंडल टोटल दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं वेदों की दोस्तों। तो वेद जो है, वेद का मतलब होता है ज्ञान, और सबसे पुराने जो ग्रंथ हैं इसी समय का, वेदों के समय का, जिसका नाम है जैत अवेस्ता दिया गया है, जो कि ईरान का ग्रंथ एवं पारसी समुदाय का ग्रंथ था, जैत अवेस्ता। ठीक है, वेद जो है ये श्रुति कहा जाता है इनको, और ये वेद जो है वो अपरुष्य हैं, मतलब इनको किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि भगवान ने लिखा है। ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ये ईश्वर का उपहार बोलते हैं किसको? वेदों को। ठीक है, अब वेदों के उपखंड की बात कर लेते हैं।
तो देखो संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। तो संहिता का मतलब है वेदों में मंत्रों का संग्रहण करना, ब्राह्मण का मतलब है अनुष्ठान, समारोह, बलिदान आदि, और अरण्य का मतलब है तापसी जंगल, और उपनिषद का मतलब है दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान। उपनिषद को वेदांग भी कहते हैं, जो कि 108 उपनिषद परंपरागत देखने को मिले हैं, लेकिन मुख्य उपनिषद कितने हैं, वो 10 देखने को मिले हैं आपके। चलिए, सभी वेदों का आखिरी पाठ जो है वो ब्राह्मण पाठ पढ़ते हैं। वेदों के प्रकार के बारे में आ जाता है आपके, वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेदों के प्रकार के बारे में ज़रा देख लेते हैं दोस्तों कि फर्स्ट वेद आपने देखो रायसा करके याद रखा होगा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, रायसा, आर बाई ऐसे, इससे याद रखो रायसा से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, ये चारों वेद का क्रम है। तो ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है। 10 मंडल और 1028 इसमें सूक्त देखने को मिलेंगे आपको। 10,600 टोटल छंद देखने को मिलेंगे ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में आपको वैदिक मंत्रों का आख्यान करने वाले, कर्मकांड करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता है, होत। 4 देवताओं के बारे में दिया गया है ऋग्वेद में, इंद्र, अग्नि, वरुण और विष्णु। ये 4 देवताओं के बारे में ऋग्वेद में दिया गया है, इंद्र, अग्नि, वरुण और विष्णु के बारे में। गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो 3वें मंडल में देखने को मिलेगा, जो कि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और मंत्रों की संख्या इसमें 24 देखने को मिलेगी गायत्री मंत्र में, ये भी ऋग्वेद में दिया गया है। 10वें मंडल में आपको ऋग्वेद के पुरुष सूक्त देखने को मिलेगा, जिसमें कि 4 वर्णों का उल्लेख मिला है। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का मतलब है मुख, क्षत्रिय भुजा, वैश्य जांघ और शूद्र पैर। 9वें मंडल में ऋग्वेद के भगवान सोम का उल्लेख दिया गया है, जो कि पेड़ पौधों के देवता या सोमरस के नाम से जिनको हम जानते हैं, सोम। अब आता है दूसरा वेद आपका सामवेद। तो सामवेद जो है वो संगीत का सबसे पुराना पुस्तक है। तो याद रखो, सा से सामवेद, सा से संगीत। तो सामवेद जो है संगीत के बारे में चर्चा करता है। ये इसमें 2 उपनिषद हैं, एक तो छंदोदय उपनिषद और दूसरा केन उपनिषद। इतना नहीं पूछता एग्जामिनर अंदर का। सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित को हम उद्गात बोलते हैं, जबकि ऋग्वेद को क्या बोलते थे? होत, ठीक है, होता। आइए यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। तो यजुर्वेद जो दोस्तों मंत्रों का ग्रहण के बारे में बताता है। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है यजुर्वेद को। ये मंत्रों का ग्रहण के बारे में बताता है। शतपथ ब्राह्मण भी इसी में दिया गया है यजुर्वेद में। प्रमुख उपनिषद जो है वो ब्रह्मधारण उपनिषद सबसे पुराना है, और कठोपनिषद, नचिकेता की कहानी, ये भी दिया गया है यजुर्वेद के अंदर। अब आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद टोटल 20 खंडों में विभाजित है। सबसे नया वेद है अथर्ववेद। इसमें जादू, टोना और तंत्र मंत्र का उल्लेख देखने को मिलेगा आपको अथर्ववेद में। प्रमुख उपनिषद मुंडोपनिषद देखने को मिलेंगे। मुंडोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। सत्यमेव जयते पूछा जाता है एग्जाम में, कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोप उपनिषद से। वसुदेव कुटुंबकम का उल्लेख भी कहाँ से मिला है? तो ये महा उपनिषद से मिला है। पुरोहित को हम किसके बराबर समझते थे? ब्रह्मा के बराबर। पुरोहित जो हमारा था वो ब्रह्मा था ऋग्वैदिक काल में। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया? तो आप जानते हैं गढ़वाल वंश के जो जयचंद थे 1194 ईस्वी में, तो चंदावार के युद्ध में 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि जैसे कि दूसरा तुर्की आक्रमण। तो दूसरा तुर्की आक्रमण जो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय था, जो कि 1175 से 1206 ईडी में हुआ, जिसमें कि मोइनुद्दीन मोहम्मद या मोहम्मद, जिनको कहते थे हम किसको? मोहम्मद गौरी को, ठीक है। इसने पहला आक्रमण, मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था। कब? 1175 में, ठीक है। याद रखेंगे कि मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था 1175 में, ठीक है। इसी का अन्य नाम जो है वो मोइनुद्दीन मोहम्मद है। 1178 में अनहिलवाड़ा का युद्ध या कयाद्रा में हुआ था। 1178 में इसने गुजरात पर भीमसेकंड से हारा 1178 में, और पत्नी नायका देवी थी भीमसेकंड की, ठीक है, मूलराज। तो 1178 में ये भीमसेकंड से हारा है। आगे है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे ये, और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में।
इसमें कि पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। फिर दूसरा युद्ध हुआ तराइन का दूसरा युद्ध, क्योंकि अभी तो गौरी को बहुत ज़्यादा लगा था भाई साहब कि मैं कैसे हार गया। तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, इनकी मृत्यु मृत्यु नहीं, ये हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी लेखक की बात करते हैं तो ये चंद्रबरदाई थे। सॉरी, इनके जो दरबारी लेखक थे वो थे पृथ्वीराज रासो, सॉरी चंद्रबरदाई थे। चंद्रबरदाई ने इनकी पुस्तक लिखी है, कौन सी? पृथ्वीराज रासो। एग्जाम में बहुत बार आया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज द थर्ड के दरबारी लेखक थे। ठीक है, इनके अनुसार गौरी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया है। ये रासो बोलते हैं, पृथ्वीराज रासो, कि गौरी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया है। गौरी ने पुनः भारत पर आक्रमण किया। ठीक, चंदावार का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है, जो कि गौरी और जयचंद के बीच में हुआ और गौरी इसमें क्या हुआ? विजयी हुआ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपके सामने कि कौन गुलाम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के विरुद्ध युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? तो ये मलिक कफूर, जिसको 1000 दीनारी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको 1000 दीनार में, इस जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके चाचा ने खरीदा था 1000 दीनार में, इसके लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको 1000 दीनारी के नाम से जानते हैं, जबकि ओरिजिनल नेम इसका क्या है? मलिक कफूर। ठीक है, बकाया कहानी तो पता ही है कि एक किन्नर था ये। दक्कन में अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व मलिक कफूर ने किया, जो कि एक किन्नर था। ठीक है, दक्कन अभियान की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की, तो दक्कन अभियान के बाद सिकंदर ए सानी की उपाधि ली किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और द्वितीय अलेक्जेंडर या सिकंदर द्वितीय, वास्तविक नाम जो अली गुरसिप था, ये द्वितीय अलेक्जेंडर और सिकंदर द्वितीय था इनका। ठीक है, अलेक्जेंडर को तो सभी जानते हैं भैया, और सिकंदर को, तो इसका जो वास्तविक नाम था अली गुरसप था। आगे बात करते हैं मलिक कफूर की। तो मलिक कफूर ने देखो क्या किया है कि अलाउद्दीन ने उसे गुजरात के बाजार से 1000 दीनारी में खरीदा था। अलाउद्दीन ने नहीं, एक्चुअली में इनके चाचा थे अलाउद्दीन के, वो खरीद के लाए थे इसके लिए, तो इसलिए कफूर को 1000 दीनारी कहा जाता है। अब इसने क्या किया, उसने मलिक कफूर ने, देखो रामचंद्र थे देवगिरी के यादव शासक, इसको हराया। प्रताप रुद्रदेव थे वारंगल के काकतीय वंश के, इनको हराया। और वीर बाल्याल थर्ड थे द्वार समुद्र के होयसाल शासक थे, 1311 में हराया। वीर पांड्य थे मदुरै के पांड्य शासक, 1311 में इनको भी हराया है मलिक कफूर ने। मतलब इतने राज्यों पर शासन इसने कर लिया है। किस किस पर? देवगिरी, वारंगल और द्वार समुद्र और मदुरै पर। आगे बात करते हैं अपने क्या क्या निर्माण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई किला का निर्माण कराया, अलाई दरवाज़ा बनवाया, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार बनवाया, 1000 स्तंभ महल, इसको 1000 सुतुन के नाम से जानते हैं, और हौज खास मतलब टैंक का निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं तो आगे दिया गया है कि इसका दरबारी कवि जो था वो अमीर खुसरो था। ठीक है, अमीर खुसरो जो उपाधि है, इसको तूते हिंद की नाम की उपाधि दी थी। भारत के तोता के नाम से जानते हैं अमीर खुसरो को। ठीक है, भारत में कव्वाली की शुरुआत अमीर खुसरो ने की है, तथा खिलजी को सुल्तान ए जहाँ की उपाधि किसने दी? अमीर खुसरो ने। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसको सुल्तान ए जहाँ की उपाधि अमीर खुसरो ने दी। पुस्तक की बात करते हैं अमीर खुसरो की, तो ये तुगलकनामा और नूर सिपह, ये अमीर खुसरो की 2 किताबें हैं, तुगलकनामा और नूर सिपह। अमीर खुसरो ने सबसे पहले जौहर को फारसी में उल्लेखित किया, जो कि हस्तदृष्टिविष्ट था। अलाउद्दीन अमीर तुजुक स्मारों का मास्टर शासक बनने से पहले था, और दिल्ली का दूसरा शासक जो कि सीरी बसाया गया, दिल्ली का दूसरा शासक बना अमीर अलाउद्दीन, और इसने सीरी नाम का शहर बसाया। पहला शहर इसका किला राय पिथौरा था, जो कि लाल कोट के नाम से जानते हैं, और तोमर राजवंश द्वारा अनंगपाल तोमर ने इसको बनाया था। ठीक है, बाद में ये लोग तो फिर जानते हैं कि लूट पाट के सब ले जाते हैं अपने साथ में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूंजीवाद समाज में उत्पादित वस्तुओं के लोगों के बीच वितरण किया जाता है। ठीक है, तो पूंजीवाद समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच वितरित किया जाता है। कैसे? कि लोगों की ज़रूरत के आधार पर और क्रय शक्ति के आधार पर वितरित किया जाता है। याद रखेंगे इतना सिर्फ पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया आगे आपको। 12 में लिखा हुआ है कि मांग वक्र और आपूर्ति वक्र दोनों का एक साथ बदलाव किस तरीके से सही हो सकता है?
तो देखो आपूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है, सही है। आपूर्ति और मांग वक्र दोनों बाईं ओर शिफ्ट होते हैं, ये भी सही है। आपूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है और मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है, तो ये तीनों के तीनों सही है। मतलब इनमें बदलाव ये होते रहते हैं डिमांड कर्व में। अब देखो मांग कर्व की बात करते हैं डिमांड कर्व की, तो क्या होता है कि देखो जब आपका स्लोपिंग जो कर्व है, मतलब ऋणात्मक जा रहा है नीचे की ओर, ठीक है, तो ये स्लोपिंग ऋणात्मक कर्व कहलाएगा। इसमें मांग जो है वो क्या होगी, इन्वर्स होगी मूल की, है ना। मूल्य जो है वो मांग का क्या होगा, इन्वर्स होगा। मतलब अगर मूल्य किसी चीज़ के कम है तो मांग क्या होगी, ज़्यादा, और मूल्य अगर ज़्यादा है तो मांग उसकी डिमांड कम हो जाती है मार्केट में। चलो ये क्वालिटी डिमांड को बताता है। अन्य फैक्टर जो है वो कांस्टेंट, मतलब जैसे कि वेतन हुआ, ये राइट वर्ड आउटवर्ड होता है, और लेफ्ट वर्ड जो है वो हमेशा इनवर्ट शिफ्ट हो जाते हैं कर्व। आपूर्ति वक्र की बात करते हैं सप्लाई कर्व की। सप्लाई कर्व जो है वो निर्माता की तरफ से यानी कि लाभदायक प्रॉफिटेबिलिटी टाइप का होता है, ये धनात्मक होता है। स्लोपिंग जो इसमें पॉजिटिव देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब आपका जो वक्र है वो संतुलित में रहेगा, वस्तुएं संतुलन में मौजूद हैं। यदि किसी भी एक कारण में बदलाव होता है तो संतुलन बदल जाएगा, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 है कि कुछ कोशिका प्रकारों में कौन सी संरचनात्मक परत मुख्य रूप से 4-3-3 के अनुपात में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट और मोम जैसे कुछ वसायुक्त पदार्थ से बनी होती है। कौन सी कोशिका है वो, तो उसका नाम है कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स, ये बनी होती है लिग्निन की। अब जरा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर है। देखो कोशिका भित्ति का मतलब है कि कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली ये आपकी पौधों और जानवर दोनों में पाई जाती है, ठीक है। सेल बॉल और सेल मेम्ब्रेन्स ये दोनों होती हैं। अगला है कि कोशिका भित्ति कठोर होती है, जबकि यहाँ लिखा है कोशिका झिल्ली मुलायम होती है और प्रकृति में जेली जैसी प्रतीत होती है। तो आगे है कोशिका भित्ति सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। इसमें है कोशिका झिल्ली प्रोटीन, लिपिड और फास्फोलिपिड से बनी होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति चयनात्मक रूप से पारगम्य नहीं होती है, मतलब परमिएबल नहीं होती है, लेकिन ये कोशिका झिल्ली है जो कि क्या होती है, ये परमिएबल होती है। कोशिका को पौधों की कोशिका भित्ति आमतौर पर मृत होती हैं क्योंकि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, और जबकि कोशिका झिल्ली जो चयनात्मक रूप से पारगम तो है, लेकिन कोशिका झिल्ली क्या होती है, सजीव होती है, ये मृत नहीं होती है। लास्ट पॉइंट 6 नंबर, कोशिका भित्ति बाहरी वातावरण की सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो है वो आयनों और अणुओं के परिवहन या आयात या निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये बेसिक से डिफरेंस याद रखना कि कोशिका भित्ति आपके पौधों में पाई जाती है, जबकि झिल्ली जो है वो पौधे और जानवर दोनों में पाई जाती है ना। पौधों में कोशिका भित्ति बनी होती है, तो याद रखेंगे पौधों में जो कोशिका भित्ति बनी होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। प्लांट में जो कोशिका सेल वॉल कोशिका भित्ति जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ये सेलुलोज की बनी होती है। फंगस में कवक की बात करते हैं तो फंगस में ये आपको चिटिन की देखने को मिलेगी, चिटिन, और बैक्टीरिया में पेप्टिन की देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। इसको पेप्टिग्लाइकन के नाम से जानते हैं, और ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम परत कोशिका का आवरण इसमें पाया जाता है। तो याद रखेंगे पौधे में जो सेल वॉल है उसको बोलते हैं सेलुलोज, फंगस में चिटिन और बैक्टीरिया में पेप्टिन। एक और होता है उसमें होती है पेक्टिन नाम करके, ठीक है। तो वो भी याद रखना आपको, पेक्टिन भी नाम की भी परत पाई जाती है, ये झिल्ली पाई जाती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है वह है रासायनिक अपक्रिया, जिसमें अपक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो ये है प्रथम क्रम अपक्रिया, ठीक है। अपक्रिया की दर स्वतंत्र है, शून्य क्रम अपक्रिया कहलाएगा। अगर दर 1 है तो प्रथम दर अपक्रिया, अगर दर 2 है तो द्वितीय दर अपक्रिया होगी, ठीक है। 3 है तो तृतीय क्रम अपक्रिया हो जाएगी, इसको याद रखना है दोस्तों। छद्म क्रय अपक्रिया क्या है, जो किसी और क्रम की होती है लेकिन किसी दूसरे क्रम की अपक्रिया जैसी दिखती है, उसको बोलते हैं छद्म क्रम अपक्रिया, मतलब है किसी और की, दिख रही है किसी और जैसी। 15 क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रदर्शन कलाएं आती हैं, जिसके सिद्धांत और अभ्यास का पता संस्कृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र में दिया गया है।
जो किसके द्वारा रचित है? तो नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है। ठीक है, नाट्यशास्त्र को हम पांचवा वेद के नाम से भी जानते हैं। टोटल 4 वेद हमारे पास है, लेकिन नाट्यशास्त्र को हम पांचवें वेद के नाम से जानते हैं। आगे है दोस्तों पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, जो कि व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक है। पतंजलि के लेखक कौन है? महाभाष्य हैं। ठीक है, महाभाष्य जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? पतंजलि ने। और इंडिगो आइडल जो है वो शिल्प पादिकारम ने लिखी है, जो कि कोवलन, कनगी और माधवी के द्वारा रचित है। और मणि मेखलाई जो है वो चतुरनार ने लिखी है, मणि मेखलाई। ठीक है, ये चतुरनार जो है वो किसने लिखी है? मणि मेखलाई ने। तो याद रखेंगे इनको। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि ने, और इंडिगो अडियल शिल्प पादिकारम ने, और चतुरनार मणि मेखलाई ने लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और बचे हैं दोस्त 3-4 क्वेश्चन, उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो 16 है कि कौन सा नृत्य जो है वो गोवा से संबंधित नहीं है? तो गोवा में देखनी है, दशावतार है और घाघरा है, लेकिन घूमरा नृत्य है वो गोवा में देखने को नहीं मिलता है। अब गोवा के कुछ डांस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि मांडवी घोड़े गाड़ी जगुआर देखने और पतंग उड़ाने गोवा जा रही है, चलो गाँव रो मत सो जाओ जाके। ठीक है, चलो गाँव रो मत सो जाओ जाके। तो ये ट्रिक है जहाँ से याद कर लेंगे कि मांडो नृत्य प्रेम और रोमांच को दर्शाता है, घोड़े से घोड़े मोदनी नृत्य बहादुरी विजय की कहानी को दर्शाता है, और यह नृत्य मराठा योद्धाओं द्वारा का सम्मान करता है। कौन सा? घोड़े मोदनी नृत्य। तो साओ जाओ फेस्टिवल भी आपको कहाँ? जून के महीने में गोवा में मनाया जाता है। तो ये जो मांडो, घोड़े मोदनी, जागोर, फुगड़ी, तेखनी, तरंगमेल, ढालो, गोम्फ और रोमिट, ये सभी गोवा के डांस फॉर्म है और एग्जाम में मल्टीपल्स टाइम आए हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों उड़ीसा के डांस। तो पुआ खाया दाल खाई डंडा लेके घूम रहा और भागा नाचा। तो पुआ खाई डांस फॉर्म, गोटी पुआ होता है, दाल, और ये दाल खाई से दाल खाई यानी कि डाल खाई, डंडारी घमरा, भाग नाचा, छऊ। ठीक है, उड़ीसा का पुलुरी मयूरभंज छऊ होता है। ठीक है, और कर्मा नृत्य उड़ीसा का है, और इनापा रनापा ये भी उड़ीसा का ही डांस आपको देखने को मिलेगा। गोती पुआ का मतलब है कि युवा लड़कों और लड़कियों के वेश में भगवान जगन्नाथ और कृष्ण की प्रस्तुति करते हैं युवा लड़के और लड़कियां। डंडा नाचा जो है वो कालाहांडी जिले में होता है। भाग नाचा इसे टाइगर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जो गंजम जिले में किया जाता है। रनपा जो है वो गज मंजिला भगवान कृष्ण को समर्पित है, गंज मंजिला। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है दोस्तों। देखो पूरा वीडियो जरूर देखा करो दोस्तों, या आप अधूरा देख के जाते हैं तो समझ नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी जनजाति जो कि प्रमुख त्योहार खार्ची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बिजू महोत्सव, तीर्थ मुख महोत्सव, अशोक अष्टमी, गंगा पूजा और लंपरा पूजा या बाह्य महोत्सव मनाती है? तो ये त्रिपुरा की जनजाति हैं जो कि ये सब त्यौहार मनाती हैं। ठीक है, त्रिपुरा के हम त्यौहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो खार्ची पूजा, होजागिरी, गरिया पूजा और बिजू, ये सभी इम्पोर्टेंट आपके फेस्टिवल हैं त्रिपुरा के। अब तमिलनाडु की बात करते हैं, तो जरा ट्रिक पढ़ लेते तमिलनाडु की है कि अंजलि को कट्टू कर लिया वो पागल हो गई और थाईलैंड में जाके फ्लोट करने लगी। तो अंजलि को नाट्यांजलि से याद रखेंगे, कट्टू से जलीकट्टू है यहाँ का, और कर लिया वो पागल हो गई, तो पागल से पोंगल हो गई है। ठीक है, कर ली गई, और थाईलैंड में, थाईलैंड का मतलब है थाईपुसम फेस्टिवल है, फ्लोट करने लगी, फ्लोट का मतलब फ्लोटिंग फेस्टिवल है, पुथांडु, महामायम और थिरुवैयूर, ये सभी तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु की जो मार्शल आर्ट फॉर्म है वो सिलंबम होती है, याद रखेंगे दोस्तों। तेलंगाना के कुछ देख लेते हैं डांस, जो कि बथुआ फेस्टिवल है, बनालू है, शाम को बथुआ बनालू, शाम को पढ़ूंगा मेघा के साथ। अच्छा ट्रिक दी गई है कि बथुआ बनालू, शाम को पढ़ूंगा मेघा के साथ। तो बथुआ से बथुकम्बा, बनालू से बनालू फेस्टिवल या बुनालू फेस्टिवल, शाम को से समक्का जात्रा, और पढ़ूंगा से डल्लू पोथुला। ठीक है, मेघा का मतलब मेघराम जात्रा फेस्टिवल। ये सब कहाँ के हैं? तेलंगाना के। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। तो पहले ट्रिक देख लेते हैं कि अरुणा क्या तेरे संग सो लूं स्त्री के नीचे, चलो सर मेरी पिन पकड़ो और पास आ जाओ।
है ना। तो अरुणा का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, और संग का मतलब है सोंगकेन डांस, जो कि सोंगकेन या सांकेन के नाम से जानता है। ठीक है। ट्री का मतलब है ड्री डांस, जो कि ड्री डांस है। संग से सोलुंग भी याद रखेंगे, सोलुंग से सोलुंग डांस। ठीक, सोलुंग, लो से लोसर डांस। और क्या लिखा था आगे कि मेरी पिन, ठीक है, तो पिन से मोपिन डांस। पाक पकड़ो मतलब पास पंगसाऊ, और पास आओ मतलब पांगसाऊ, और चलो लोकू, ये सब डांस कहाँ के हैं, ये सब फेस्टिवल जो फेस्ट हैं आपके अरुणाचल प्रदेश के देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सब पूजा यहाँ पर की जाती है। तो अंग जीरो महोत्सव याद रखेंगे दोस्तों। जीरो महोत्सव 2012 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि और बुरी बूट जो है वो नीसी जनजाति द्वारा की जाता है अरुणाचल प्रदेश में, बुरी बूट। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पहली बार भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो 1900 में सबसे पहले भारत ने भाग लिया, जहाँ से भारत के साइड से नॉर्मल पिचर जो हैं वो घूमने चले गए, जो घूमते घूमते भाई साहब खेल लिया, 2 रजत लेके आ गए फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद भारत ने क्या किया, ओलंपिक में एक अच्छे तरीके से पार्टिसिपेशन किया। तो ओलंपिक जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसने 1894 ईस्वी में पियर डे कुबर्टी या डिमिट्रिकस बिक्लिस, जो कि इसके पहले अध्यक्ष देखने को मिले थे ओलंपिक कमेटी के। ओलंपिक का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा, और अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है लुजाने स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक रिंग के डिजाइनकार जो दूसरे अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि पहले ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस ग्रीस में देखने को मिले हैं, 1896 में, जो कि ग्रीष्मकालीन थे। पहले शीतकालीन 1924 में देखने को मिले हैं सोमनिक्स फ्रांस में। पहले पैरा ओलंपिक 1960 रोमन इटली में देखने को मिला है। प्रथम युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2010 सिंगापुर में हुए हैं, और प्रथम युवा शीतकालीन ओलंपिक 2012 इंसबर्ग ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, सेकंड ग्रामीणकालीन ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं तो 1900 में पेरिस फ्रांस में हुए हैं। देखो, जितना पढ़ना आसान है उतना आपको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये, तो आप इनको लिख के रखो एक पेज में और याद करिए उससे। तो सेकंड ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है वो 1900 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में स्टार्ट हुए हैं। 2024 के ओलंपिक जो कि 33वें नंबर के थे पेरिस फ्रांस में हुए हैं। 2028 में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में होंगे, और 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आपको ओलंपिक गेम्स देखने को मिलेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं भारत का प्रदर्शन ओलंपिक में। तो पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था कब? 1900 में पेरिस फ्रांस में। ठीक है, नॉर्मल प्रतिशत तो 2 रजत इन्होंने प्राप्त किए थे, आंग्ल भारतीय थे ये। ठीक है, तो पहली बार महिलाओं ने भाग लिया है पेरिस फ्रांस में। आगे टीम की बात करते हैं तो भारत ने 1920 में बेल्जियम में एक टीम भेजी थी, जो कि पहली भारतीय टीम थी ओलंपिक कमेटी में। क्वेश्चन नंबर 19 है, लास्ट सेकंड। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कितने दिनों का काम प्रदान करता है? तो ये 100 दिनों का काम प्रदान करता है, जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। पहले ये नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 का एक्ट था, जिसको फरवरी 2006 में लागू किया गया। तो 2 अक्टूबर 2009 को दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को इसको मनरेगा नाम दर दिया गया, फिर इसका नाम रख दिया गया, जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बन गया ये 2009 में। ठीक है, तो इतनी पॉइंट्स आपको याद रख लेना ज़रा, क्योंकि यहाँ से अगर आ गया तो आप कर पाओ बस। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट 20। स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष किस वर्ष लागू हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद जो है 1948 में, ठीक है, जनगणना अधिनियम वर्ष लागू किया गया। 1951 में स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना हुई, और 2011 में स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना हुई। लेकिन टोटल जनगणना की बात करते हैं तो अब तक ये 15वीं जनगणना देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल CM राजचंद्र मौली थे, जो कि वर्तमान में M.K. नारायण है। इसका ध्येय था अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारी भविष्य। राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत में टोटल 35 हैं, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जिला 640 देखने को मिलेंगे भारत के अंदर। ठीक है, जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं तो कुल 121 मिलियन जनसंख्या थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 1.21 बिलियन। ठीक है, USA, इंडोनेशिया, पाक, जापान, बांग्लादेश और ब्राज़ील, इन सबको मिला दो भाई साहब, तब ये जनसंख्या हो पाएगी। भारत की जनगणना
विश्व की कुल जनगणना का 17.5% है, जो कि चीन की 19.4% देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय तो हमने चीन को भी पीछे कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल यहाँ हमारे 20 लेक्चर्स खत्म हो 20 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं और लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर फिनिश होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके बाद फिर लेक्चर नंबर जो भी नेक्स्ट होगा 4 नंबर को। तो आप इसको पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए, रिवीजन मारो और नोट्स को डाउनलोड करो, वहाँ से जाके पढ़ो नोट्स को दोबारा से, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ओके, थैंक यू।